हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो आज मैं फिर से आपके लिए उत्तराखंड का एक सेशन लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको कुलिंद राजवंश के बारे में बताया था, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। उसी क्रम में मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड में जो आदिम जातियाँ थी और उसके साथ साथ जो पौरव वंश या पर्वताकार वंश था उनके बारे में एक छोटे से 2 टॉपिक हैं। इसको आप यहीं समझ लीजिएगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं किससे, उत्तराखंड की आदिम जातियों से। देखिए, उत्तराखंड की आदिम जनजाति में सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ किरात जाति है। ठीक है, आदिम का मतलब होता है जो पहले से यहाँ पे बसी हैं, यानी जो एक आदिमानव टाइप का जीवन जो कर रही थी यहाँ पे, मतलब बिता रही थी, उस टाइप की जो जनजातियाँ होती हैं, जातियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं आदिम जनजाति। तो जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको उसके स्रोत के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी क्रम में इसका भी कोई ना कोई क्या होगा, स्रोत होगा। देखिए, अगर आप किरात जाति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके स्रोत की ओर आएंगे तो या तो क्या हो सकता है, कोई भारतीय साहित्य जैसे महाभारत या रामायण। ठीक है, इन जो चीज़ों में है, इनमें क्या हुआ, किरात शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किरात जाति यहाँ हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा कोई विदेशी स्रोत हो सकता है, यदि विदेशी यात्री, तो यहाँ पे जो विदेशी का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे मैगस्थनीज जो एक विदेशी यात्री था उसके यात्रा वृत्तांत में किरात शब्द का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे कालिदास ने रघुवंश लिखी, उसमें भी क्या है, किरात जाति का वर्णन होता है। अब हमें इन चीज़ों पे जाना नहीं, हमें मेनली ये समझना है कि किरात जाति के बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे मैंने आपको महाभारत बताया था, मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम कुलिंद वंश पढ़ रहे थे उसमें राजा सुबाहु हुआ करते थे एक, जिसका महाभारत में पांडवों के साथ मित्रता थी, यानी उसका वर्णन मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। होता क्या है, देखिए, जब पांडव अपना ये गंधमादन पर्वत की ओर जाते हैं, गंधमादन पर्वत जिसको आप बद्रीनाथ के पास पड़ता है, गंधमादन पर्वत, जब इस गंधमादन पर्वत की यात्रा की ओर जब पांडव जाते हैं, उन्हें क्या होता है, रास्ते में एक्चुअली जो ये सुबाहु होता है वो उन्हें मिलता है, यानी श्रीनगर के आसपास। जब वो सुबाहु के साथ उनकी दोस्ती होती है तो उस वृत्तांत में भी, यानी महाभारत के वन पर्व में भी इस किरात शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे वहाँ एक कुलिंद का वर्णन था, साथ साथ ही किसका वर्णन मिलता है, किरात का मिलता है। ठीक है, तो एक स्पष्ट जानकारी जो किरात के बारे में मिलती है वो किससे मिलती है, आपको महाभारत से मिलती है। इसके अलावा देखिए, किरात जाति के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एक प्रकार की आदिम जाति थी जो कि गंगा के मैदानों पे, गंगा के मैदानी भागों और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती थी, जिसको अभी आप वर्तमान में गढ़वाल कुमाऊँ का इलाका कहते हैं या ब्रह्मपुर का इलाका कहते हैं। इन भागों में क्या थी, ये किरात जाति रहा करती थी। इससे आगे देखिए होता क्या है, इन लोगों की जो किरात जाति थी, इन लोगों के जो मतलब आप लीडर कह सकते हैं, इन लोगों के जो देव थे, इनको जो संरक्षण देते थे वो शिव थे। ठीक, तो एक बार होता क्या है, महाभारत में एक जगह वर्णन मिलता है, एक बहुत फेमस चीज़ आपको बताता हूँ। अर्जुन के साथ इस किरात जाति का एक बार युद्ध हुआ था। ठीक है, जब अर्जुन के साथ किरात जाति का युद्ध हुआ था, उसको लीड किसने किया था, भगवान शिव ने किया था। ठीक है, शिव के साथ, शिव की लीडरशिप में किरात ने किसके साथ युद्ध किया था, अर्जुन के साथ युद्ध किया था। उस युद्ध का आप नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं तुमुल संग्राम। क्या बोलते हैं, तुमुल संग्राम, तुमुल संग्राम। ठीक है, ये जो तुमुल संग्राम था, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तुमुल संग्राम को वर्तमान में बोलते हैं विल्लव केदार। क्या बोलते हैं, विल्लव केदार, जहाँ ये तुमुल संग्राम हुआ था, यानी विल्लव केदार। अब तुमुल संग्राम का संबंध अगर आपसे पेपर में पूछता है, तुमुल संग्राम का संबंध निम्नलिखित में से किस केदार से है, केदारनाथ या कुछ और, तो उस टाइम आपको किसकी ओर देना है, विल्लव केदार की ओर। और ये क्यों फेमस था, क्योंकि जो किरात जाति का हम वर्णन कर रहे हैं, उस किरात जाति का एक बार संग्राम हुआ था, किसके साथ, अर्जुन के साथ, यानी पांडवों के साथ। वहाँ भी जब किरात का वर्णन मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं किरात यहाँ क्या करते थे, विद्यमान थे, एक आदिम जाति के रूप में यहाँ पे रहा करती थी। जो ये विल्लव केदार है, ये पड़ता है आपका श्रीनगर में। ठीक है, इसको ध्यान देना, कहाँ पड़ता है, श्रीनगर में। और इस श्रीनगर में कहाँ है, अलकनंदा के तट पे, अलकनंदा के तट पे। ठीक है, अब विल्लव केदार जहाँ पे है, वहाँ पे अभी क्या बना दिया गया है, शिव की मूर्ति, मतलब यहाँ पे एक शिवलिंग है, यानी शिवधाम भी आप कह सकते हैं। तो विल्लव केदार के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए।
अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ध्यान से सुनना। ये एक मतलब कॉन्सेप्ट है, आपको रटने में मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा जब ऐसे आप समझेंगे, ठीक है। देखिए जब आर्य लोग भारत में आए थे, आप ये जानते होंगे कि वैदिक पीरियड में जो आर्य थे वो भारत में आए थे, तो वो अलग अलग स्थानों में क्या गए थे, बस गए थे। तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, जो प्लेन्स का इलाका होता है यानी मैदानी इलाकों में वो क्या करते थे, बसते थे। तो जो पहाड़ी इलाके थे, जो दुर्गम इलाके थे, उन जगहों पे इस टाइप की क्या रहती थी, जातियाँ रहती थी, जैसे मतलब आप किरात कह रहे हैं। तो होता क्या है, जब महाभारत में अराजकता होती है यानी जब महाभारत का युद्ध होता है तो देश में बहुत ज़्यादा क्या होता है, भय का माहौल होता है। उस टाइम पे बहुत सी जो आर्य जातियाँ थी या आर्य लोग थे वो मैदानी भागों को छोड़ के कहाँ आने लग गए थे, पर्वतों की ओर यानी पहाड़ी इलाकों में आकर रहने लग गए थे। जब ये पहाड़ी इलाकों में आए तो उन लोगों ने क्या किया, जो ये किरात लोग थे, एक देखना इसको ज़रा ध्यान से, इन किरातों को उन्होंने क्या कर दिया था, धोखे से या गलत तरीके से षड्यंत्र करके क्या कर दिया, किरातों को पराजित कर दिया, ठीक है। जब उनने किरातों को पराजित किया तो अपना वो क्या बन गए, द्विज बन गए, यानी आर्य क्या थे, द्विज थे, यानी अपने आप को महान कहते थे वो, ठीक है। किरातों को पराजित करने के बाद इनने यहाँ के पर्वतीय इलाकों में क्या कर लिया, अपना बसेरा बना लिया। तो अभी आप खुद देखते होंगे हमारे उत्तराखंड में बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हम लोग, हमारे मतलब पूर्वज जो थे बाहर से आके यहाँ बसे हैं, पहाड़ी इलाकों में बसे हैं, उसका कॉन्सेप्ट यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब किरातों को पराजित किया तो उनने किरातों को अपने अधीन कर दिया और उसी को इन लोगों ने क्या नाम दिया, शूद्र या अर्ध शूद्र, ठीक है। ये तो है किरात जाति के बारे में, ठीक। तो उत्तराखंड की अगर आपसे कभी ये पूछता है कि सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, सबसे प्राचीन आदिम जाति कौन सी है, तो आप किसकी ओर जाएंगे, किरात की। जब किरातों ने पहाड़ी इलाकों में किरात रहते थे तो उसके बाद में क्या हुआ, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, आपको सिर्फ अपने एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे समझना है। खस लोग भारत में आए थे, खस का मतलब था जो कि ईरान अफगानिस्तान के इलाकों से होते हुए जो आदिम जातियाँ थी वो भारत के इलाकों में आई, भारत के पर्वतीय इलाकों में आई। तो खसों ने क्या किया, किरातों को खदेड़ के पर्वतीय इलाकों में क्या कर लिया, अपना राज कर लिया। तो खसों के बाद भारत में कौन आया था, मतलब सॉरी किरात के बाद भारत में यानी पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड की इसकी जानकारी मिलती है, खसों की। अब होता क्या है, देखिए इनकी जानकारी का उतना स्रोत है ही नहीं, ना साहित्यिक स्रोत है ना विदेशी स्रोत है, तो इनके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। और अंतिम जो लोग थे वो भारत में आए थे, वो शक आए थे, सॉरी उत्तराखंड में, ठीक है। शक जाति मतलब सबसे इन तीनों में अंत में यहाँ पे उत्तराखंड पे निवास करते थे। देखिए अगर आपसे पेपर में पूछता है उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति, मतलब प्राचीनतम का अर्थ सबसे जो आदिम जाति है कौन सी है, किरात, तो आपको क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे कौन निवास करते थे, किरात, ठीक है। किरात के बाद कौन आए, खस, और खसों के बाद यहाँ पे कौन रहे, शक लोग रहने लगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, आपको किरात पे ध्यान देना है, बाकी इसमें ध्यान नहीं देना है। और दूसरा इसमें क्या ध्यान देना है आपने, विप्लव केदार जिसको आप कहते हैं, जो कि श्रीनगर में पड़ता है अलकनंदा के तट पे, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आपका आज का वो है पौरव वंश, पौरव, ठीक है, या इसको बोलते हैं पर्वतागार, ठीक है। पौरव वंश या पर्वतागार वंश, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे शासन करते थे वो उन इलाकों में क्या था, पर्वतीय इलाका था, इसीलिए इसको पर्वतागार वंश भी क्या बोला जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। वही फिर से हम देखेंगे कि स्रोत क्या है किसी चीज़ का, ठीक है, कहाँ से इसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। देखिए इसकी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है इसके बारे में जानकारी का, एक तो वो ह्वेनसांग का वृत्तांत है। जो ह्वेनसांग था उसने इसके बारे में क्या दी, थोड़ा बहुत जानकारी दी है। उसके अलावा जो इसके बारे में जानकारी का देख, तो एक तो क्या हो सकता है, विदेशी, ठीक है। इसके केस में कौन आगे थे, ह्वेनसांग, थोड़ा बहुत ह्वेनसांग जो कि चीनी आते था उसने इसके बारे में क्या थी, जानकारी। अगला क्या हो सकता है, भारतीय साहित्य, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। इनके केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी अभिलेख, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। देखिए अगर आपसे ये पूछता है किस वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत उत्तराखंड में अभिलेख है, यानी एकमात्र स्रोत अभिलेख है, तो आप किसका बताएंगे, पौरव वंश। जैसे आपने पिछले चैप्टर में देखा था, जो आपके कुलिंद थे उनकी जानकारी का एकमात्र सोर्स मैंने आपको मुद्राएं बताई थी, उसी प्रकार जो पौरव वंश था उनकी जानकारी का एकमात्र सोर्स क्या था, अभिलेख था, ठीक है। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब ये अभिलेख क्या थे, देखिए इसको मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। अल्मोड़ा में एक जगह है, ठीक है, ये अभिलेख के बारे में इनकी जानकारी का मेन स्रोत क्या है, अभिलेख है। अल्मोड़ा में एक जगह है उसको बोलते हैं तालेश्वर, क्या बोलते हैं, तालेश्वर, ठीक। अल्मोड़ा
इस अल्मोड़ा तालेश्वर वाली जगह से इनके क्या मिल रखे हैं, अभिलेख मिल रखे हैं। जैसे अभिलेख किसके मिले, इनके जो शासक थे यानी पौरव वंश के शासक। तो अगर आपसे पूछता है तालेश्वर कहाँ स्थित है, आप बताएंगे अल्मोड़ा। आप बताएंगे कि आपसे पूछेगा कि तालेश्वर से संबंधित अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए किससे, मतलब आपका पौरव वंश से। ठीक है, पौरव के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। अब देखिए जो अल्मोड़ा में इनके तालेश्वर में जो आपके अभिलेख मिलते हैं, इसमें इनके 5 प्रकार के शासकों के नाम क्या हैं, वर्णित है। उन शासकों के नाम आपको क्या करने रखेंगे, याद रखेंगे। जैसे एक विष्णुवर्मन, ठीक है, दूसरा विश्ववर्मन, ठीक, तीसरा अग्निवर्मन, ठीक है, विष्णुवर्मन, विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, चौथा द्युतिवर्मन, द्युतिवर्मन, और अंतिम जो था इनका विष्णुवर्मन द्वितीय, वर्मन सेकंड। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखना, जो अल्मोड़ा के तालेश्वर में जो अभिलेख मिले हैं वो किसके हैं, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के, अन्य तीनों के नहीं हैं स्टार्टिंग के। इन लोगों के जो आपको अभिलेख मिलते हैं, यही जो 2 अभिलेख, मतलब इनके नाम के जो अभिलेख हैं, वही अन्य के बारे में क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। तो आपको अगर पूछता है अल्मोड़ा से संबंधित या अल्मोड़ा के तालेश्वर में प्राप्त अभिलेख जो कि पौरव वंश से संबंधित है, वो किस शासक से संबंधित है, तो ऑप्शन द्युतिवर्मन देगा या विष्णुवर्मन द्वितीय देगा। इसके अलावा यहाँ से नहीं मिले। आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे ये क्या था कि जो पौरव वंश था वो हर्ष के बाद यहाँ पे शासन करता था। मतलब जैसे भारत में पहले हर्षवर्धन का शासक था, जो कि बहुत महान क्या था, शासक था, बहुत शक्तिशाली शासक था। तो जब मैंने बताया था आपको केंद्रीकरण की प्रक्रिया होती है, अर्थात जब कोई शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उस समय क्या होता है, जो अन्य छोटे छोटे शासक होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, उनका नाम नहीं आ पाता है। तो हर्ष के टाइम पे ये लोग शासन करते थे, विष्णुवर्मन, विश्ववर्मन, अग्निवर्मन। तो इन लोगों ने अपने नाम के क्या किए, अभिलेख जारी नहीं कर सके। ठीक है, तो जैसे हर्ष की मृत्यु होती है तो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ होती है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात जो क्षेत्रीय शक्तियाँ होती है उठ खड़े होने लगती हैं। तो उसमें जब द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन आते हैं, इन लोगों के द्वारा जो अभिलेख जारी करवाए गए थे, उसी के माध्यम से हमें किसकी जानकारी मिलती है, विष्णुवर्मन, विश्ववर्मन और अग्निवर्मन की। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है तालेश्वर से संबंधित अभिलेख किसके हैं या किस शासक के हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए होता क्या है, जब आप इन अभिलेखों के बारे में, आपको 5 टाइप के अभिलेख के बारे में, मतलब 5 शासकों का नाम बताएं, तो इसमें क्या हुआ था, जो अग्निवर्मन, जो क्रम है, क्रम भी पता होना चाहिए आपको, विष्णुवर्मन, विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। अगर आपसे क्रम से जानने को पूछता है आगे पीछे, तो आपको सीरियल भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो द्युतिवर्मन का अभिलेख था, इसके पिता थे अग्निवर्मन। ठीक है, ये पिता ही था, माता बताओ याद नहीं करना है आपको, खाली मैं एक समझा रहा हूँ। ठीक, अग्निवर्मन का जो बारे में जानकारी मिलती है वो द्युतिवर्मन से प्राप्त होती है, यानी इसके अभिलेख से। इसने जो था, जो अग्निवर्मन था, उसने अपने नाम के आगे, अब उस अभिलेख में मिलता है, कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। किसकी, महाराजा धीराज। ठीक है, और इसके साथ देखें महाराजा सबसे छोटी, उससे पहले उससे बड़ी महाराजा धीराज, इससे बड़ी भी जो उपाधि, जिसके नाम के आगे जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी उपाधि अपना अपने आप को शौर्यवान या शक्तिशाली दिखाता था। जो महाराजा धीराज था, इसने अपने आगे लिखा था परम भट्टागर, महाराजा धीराज। ठीक है, तो अग्निवर्मन ने किया था। इसके बाद जो थे, इनने भी इसी टाइप की क्या की थी, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है तालेश्वर के ताम्रपत्रों के। अब जो ये तालेश्वर में प्राप्त हुए अल्मोड़ा में जो अभिलेख हैं वो तांबे के हैं, याद रखना, किसके, ताम्रपत्र के, यानी तांबे के। ठीक है, और तांबे के साथ साथ इनने अष्ट धातु का भी इसमें क्या किया है, प्रयोग, यानी 8 धातुओं से बनी हुई जो आपके अभिलेख होते हैं। अगर आपसे पूछता है, यहीं पे क्वेश्चन घुमा देगा आपको, अगर आपसे पूछता है जो तालेश्वर अभिलेख हैं जो पौरव वंश से संबंधित है, उसके बारे में जो मतलब वो किस चीज़ के बने हैं, ऑप्शन देगा ताम्र या अष्ट धातु। इसके अलावा रजत दे, कुछ दे, लोहा दे, आपकी उसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए जो पौरव वंश था उसकी राजधानी के बारे में क्या है, राजधानी के बारे में कैसे पता चलेगा, कुछ तो राजधानी होगी। जो इनकी राजधानी हुआ करती थी वो थी ब्रह्मपुर। कहाँ हुआ करती थी, ब्रह्मपुर। ठीक है, और ये ब्रह्मपुर का जो वर्णन करता है वो कौन करता है, वेनसांग करता है।
ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग ने बताया है कि जो पौरव वंश थी उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ हुआ करती थी, ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर कैसे समझेंगे, कहाँ ब्रह्मपुर था? ब्रह्मपुर का अर्थ था जैसे जो अलकनंदा नदी है और इसके अलावा जो आपकी घग्गर नदी है, घग्गर नदी का शायद ऐतिहासिक नाम कुछ और था उस टाइम, ठीक है। तो अलकनंदा नदी और घग्गर नदी है, उनके एरिया में जो था वो ब्रह्मपुर था, और जो अभी के हिसाब से पूरे गढ़वाल और कुमाऊं के रेंज में क्या हुआ था, फैला हुआ था, ठीक है। तो ये पौरव वंश की राजधानी के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप क्या उत्तर देंगे, ब्रह्मपुर के बारे में इसका उत्तर देंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। देखिए अंतिम चीज़ क्या होती है, इतनी इसके बारे में इसकी ज़्यादा चीज़ें आपको जाननी है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर पूछता ही नहीं आप लोगों से। इनका शासन कैसा था, शासन के बारे में, ठीक है। शासन में सबसे ऊपर कौन होगा, नॉर्मल सी बात है, पुराने टाइम पे राजा होगा, ठीक है। राजा की सहायता के लिए कौन होगी, मंत्री परिषद होगी, जो राजा की अनेक कामों में क्या करती होगी, सहायता करती होगी, ठीक है। शासन परिषद कैसा था, राजा शासन चलाता था, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है। अलग अलग मंत्रियों के नाम मिलेंगे, जैसे अमात्य हो गया, कुमारमात्य हो गया, संधि विग्रहक हो गया। ये आपको यहाँ नहीं पढ़ना, ये हिस्ट्री के टॉपिक है, एक्चुअली प्रॉपर उत्तराखंड का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक प्रकार से बसे हुए थे। प्रॉपर उत्तराखंड के टॉपिक इसके बाद मिलेंगे आपको, कत्यूरी हो गए, कार्तिकीपुर, चंद वगैरह, ये प्रॉपर उत्तराखंड के हैं, जो इसके बारे में नॉर्मली उत्तराखंड के इलाकों में रहा करते थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब इनके आप आय का स्रोत पूछेंगे, आय जैसे परमार वंश की आय का, सॉरी जो पौरव वंश थे, इनके आय का प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है? आय का स्रोत क्या था? देखिए हिमालय के इलाकों में बसे थे, हिमालय के इलाकों में क्या हो सकता है, जड़ी बूटी, वन संपदा, ये सब इनके क्या थे, आय का स्रोत थे। इसके अलावा ये लोग टैक्स भी लगाते थे, यानी भूमि कर लगाते थे, जिसको बोलते थे भाग, ठीक है। भाग क्या होता था, अन्न का एक हिस्सा होता था, उपज का एक हिस्सा होता था, जो टैक्स के रूप में लेते थे। वो टोटल उपज का 1/6 भाग होता था, ठीक है। ये जो भाग था इनकी आय का प्रमुख स्रोत था, जो अन्न का क्या होता था, उपज का 1/6 भाग होता था, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को ये क्या हुआ होगा, समझ आया होगा। तो आप लोग क्या करना, उत्तराखंड में परीक्षा वाणी विंसर तो आप पढ़ ही रहे होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। साथ ही साथ आप जब कुलिंद वंश पढ़ेंगे, किरात के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और पौरव वंश के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ से इन टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन अटकने वाला है, ठीक है। अगले टॉपिक में उत्तराखंड का जब मैं लेके आऊँगा और बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। अब आगे को जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। उसको आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। जहाँ भी आपको दिक्कत होती है, जहाँ भी डाउट होते हैं, आप मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगले टॉपिक में शायद मैं इंडियन पॉलिटी लेके आऊँ, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। उस चीज़ को भी आप देखते रहना, आपको अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वहाँ पे मैं थोड़ा सा डीप स्टडी आपको कराऊंगा, ठीक है। आप लोग उसको भी देखना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जितने ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब करवाएंगे, जितने ज़्यादा बेल आइकन दबाएंगे, जितने ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं उतने बेहतर तरीके से आप लोगों के पास आऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट मेरे जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।